जय हिंद दोस्तों। देखिए, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको 3 टॉपिक कवर कराने वाला हूँ। सबसे पहले जो टॉपिक हमारे पास होने वाला है वो टॉपिक होगा भारत की जनगणना से। भारत एक परिचय के बारे में हमारे यहाँ पे एक टॉपिक होने वाला है और जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। बिल्कुल ये बात तय है, आप लिख के रख लो इस बात को। ठीक है, भारत का परिचय, जनगणना में यहाँ पे आपको सब डिस्कस करूंगा। और यहाँ पर एक टॉपिक और है, ये 3 टॉपिक मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा। ये स्ट्रेटेजी गाइड जीके के लिए हम फॉलो करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे करते रहेंगे, उसका हम टेस्ट लेते रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो फटाफट टेलीग्राम पे जाओ, ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम का चैनल का नाम है ज्ञान रिसर्च सेंटर। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या नाम है? ज्ञान रिसर्च सेंटर। जल्दी कीजिए दोस्तों, जाकर ज्वाइन हो जाइए। और व्हाट्सअप ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर आप चैट कर सकते हैं किसी से भी। ठीक है, आपके क्वेश्चन क्वेरी हो, अदरवाइज कुछ भी हम पे भी बातचीत आपस में कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप कुछ भी, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। जो आपके पास में कंटेंट है, आपके नंबर कितना है, सब कुछ यहाँ पे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से जाइए और ज्ञान रिसर्च सेंटर जो हमारा चैनल है उसको जाकर के ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक जो है यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, वो है भारत एक परिचय। क्या है? भारत एक परिचय। अब भारत एक परिचय, इसके बारे में देखो कि जो भारत वो स्थित है, कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। कैसा? कहाँ स्थित है? देखो, अगर मेरा पूरी पृथ्वी ये है, अगर मेरे पास पूरी पृथ्वी ये है और बीच में अगर भूमध्य रेखा जा रही है और अगर ऊपर इसके कर्क रेखा है और नीचे इसके मकर रेखा है, तो भारत कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। आधा कर्क रेखा के ऊपर है और आधा कर्क रेखा के नीचे है। तो कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में हो गया। और पूर्वी देशांतर, पूर्व का मतलब पूर्व की ओर। देखो, पूर्वी देशांतर में है ना, इधर की तरफ। तो उत्तर और पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत हमारा। उसके बाद भारत की जो आकृति वो कैसे? तो चतुष्कोणीय भारत की आकृति है। कैसी आकृति भारत की? चतुष्कोणीय भारत की आकृति हो जाती है। उसके बाद भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? तो देखिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल हो जाता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का जो है वो कितने प्रतिशत? 2.42% जो है ये भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का। कितना? 2.42%। ठीक है, याद रखिएगा, 2.42%। अगर पूरे विश्व में सपोज करो 100% अगर जमीन है, 100% अगर यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो उसमें भारत का कितना केवल 2.42% है। ठीक है, उसके बाद देखिए राजधानी नई दिल्ली भारत की राजधानी है और ये 1912 में बसाई थी। किसने बसाई थी? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने बसाई थी। किसने? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने इसकी स्थापना करी थी दिल्ली की 1912 में। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। कौन सी है? भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। और भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? तो सबसे बड़ी जनजाति आप लोग याद रखिएगा, गोंड जनजाति जो है, ये भारत में सबसे बड़ी जनजाति हमारी हो जाती है। कौन सी? गोंड जनजाति। ठीक है, तो सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति और मध्य प्रदेश में है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है भारत का कौन सा है? 7वां। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे स्थान पर आते हैं। कौन से स्थान पर? दूसरे पर। पहले स्थान पर कौन है? चाइना है। और दूसरे स्थान पर कौन है? भारत। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर कि विश्व जनसंख्या का भारत में जो निवास है वो कितना है? 17.5% है। अब देखो, अगर पूरे विश्व में 100% जनसंख्या निवास करती है तो भारत में कितना करती है? 17.5%। कितना करती है? 17.5% भारत में निवास करती है। क्लियर? अगला देखो, भारत में जो अक्षांश विस्तार है वो क्या है? तो अक्षांश विस्तार देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर सपोज करो ये मेरी पूरी पृथ्वी है, तो यहाँ से भारत, अगर देखो ये मेरा भारत है, तो यहाँ पर कितना है? 8.4 डिग्री है। कितना? 8.4 डिग्री। ऊपर कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, और बात करेंगे तो देशांतर विस्तार कितना हो जाता है? देशांतर विस्तार, तो देशांतर विस्तार विस्तार देखिए यहाँ पर कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ये भारत का हमारा विस्तार हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो अक्षांश विस्तार है भारत का, अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब देखो, आप लोगों को यहाँ पर एक बात परेशान कर रही होगी, सर ये उत्तरी अक्षांश क्या है? क्योंकि हम पूरी तरीके से उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो ये उत्तरी ही अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, और पूरी तरीके से हम पूर्व के हिस्से में हैं तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि उत्तर से जो दक्षिण की दूरी है, सपोज करो ये भारत है, तो यहाँ से लेके इस बिंदु की जो दूरी होगी वो क्या होगी? तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी होती है मेरी 3214 किलोमीटर। कितनी होती है? 3214 किलोमीटर इस बिंदु से लेकर के यहाँ तक की दूरी हो जाती है। और पूरब से पश्चिम में जो विस्तार है भारत का वो कितना होगा? तो 2933। कितना होगा? 2933। ठीक है, अगर ये भारत है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है?
2933 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाती है। ठीक है मित्रों, उसके बाद देखिए बात कर लेते हैं कि सबसे पूर्व का जो हमारा बिंदु है वो क्या है, वालांगू। क्या है, वालांगू, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है वालांगू। क्या नाम है, वालांगू नाम है, क्या नाम है, वालांगू। ठीक है, और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु सरखीरी का जो गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में सरखीरी उसका नाम हो जाता है। ठीक, और अगला देखिए यहाँ पर कि सबसे उत्तरी बिंदु जो यानी कि जो नॉर्थ में है, जम्मू कश्मीर में, वो है इंदिरा कोल। कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखेंगे जो सबसे दक्षिण बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट, इसको मैं दूसरा नाम भी जानता हूँ जिसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट। क्या नाम है, पिगमेलियन पॉइंट। और ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। ठीक, अगला देखो कि दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो 876 किलोमीटर दूर है ना। कितनी दूर है, 876 किलोमीटर जो दूरी है वो किसकी है, अंडमान निकोबार से लेकर के भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। प्रायद्वीप भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो वो क्या कहलाता है, दक्षिणी नोक मतलब जो ये वाला शेप है, ये वाला जो शेप है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी नोक। ठीक है, तो दक्षिणी नोक जो कहलाती है वो गाइस यहाँ पर याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हम यहाँ पे, क्या बोलते हैं, केप कोमोरिन या फिर कन्याकुमारी बोलते हैं, जो तमिलनाडु के तट पर है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। इसको हम केप कोमोरिन बोलते हैं। कहाँ, क्या बोलते हैं, केप कोमोरिन। दूसरा नाम इसका कन्याकुमारी भी है। क्या है, कन्याकुमारी। ठीक, अगला देखो 10वां कि द्वीपों की कुल संख्या कितनी भारत में, तो 247 है। कितनी है, 247 भारत के अंदर द्वीप है, जिसमें से 204 तो बंगाल की खाड़ी में ही है, मतलब पूर्वी हिस्से में, और 43 मात्र अरब सागर में है। ठीक है, तो 247 भारत में कुल द्वीप हैं, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में है और 43 अरब सागर में है। क्लियर सर। बात करें सर लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। कितने द्वीप हैं, कुल मिलाकर के 36 द्वीप भारत में लक्षद्वीप में हो जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्थल की सीमा है ना, जो स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है सर, चलिए उसके बाद देखिए देखते हैं तटीय भाग की लंबाई कितनी है। देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर कि जो स्थल सीमा की लंबाई है भारत में, स्थल सीमा की लंबाई हो जाती है 15,200 किलोमीटर। कितनी, 15,000। स्थल सीमा कहाँ से कहाँ तक लगती है, तो गुजरात से शुरू होकर के गुजरात पाकिस्तान, ठीक है, गुजरात पाकिस्तान अफगानिस्तान, और ये हमारा चाइना हो जाता है, इधर म्यांमार हो जाता है, बांग्लादेश भूटान। तो इन सब के साथ जितने भी स्थल सीमा हमारी लगती है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर हो जाती है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं तटीय भाग की लंबाई, यानी कि जो गुजरात से लेकर के नीचे वाला जो हमारी ये वाली नोक है ना, इसमें तो कितनी हो जाती है, ये देखो गुजरात हो जाता है, महाराष्ट्र है ना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, और जी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्यों से लगती है, वो 7516 किलोमीटर है। कितनी है, 7516 किलोमीटर है। उसके बाद जो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अब देखो जो ये 7516 किलोमीटर है, इसके अंदर अंडमान और निकोबार भी शामिल हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर मुख्य भाग की बात करेंगे जिसमें केवल 9 ही राज्य आते हैं, तो वो 6100 किलोमीटर की है। तो जब आप 6100 किलोमीटर को 7516 में से घटाएंगे तो आपके सामने जो दूरी निकल के आएगी ना, जो किलोमीटर में दूरी आएगी, है ना, वो किसकी होगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हो जाएगी। उसके बाद देखिए भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमने काउंट किया हुआ है। और ये कहाँ से जाती है, तो भारत के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है ना। नैनी एक क्षेत्र है इलाहाबाद में, नैनी, वहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है सर, और याद रखिएगा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो यूपी है ना, यूपी, एपी, एमपी और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 5 राज्य हैं, यहाँ से ये जो मानक समय रेखा है गुजरती है 82.5 डिग्री। समझ गए। आगे देखिए जो 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, मैंने आपको बता दिया है। और जो भारत का मानक समय है रेखा है, मानक समय है वो कितना आगे है, 5.5 घंटे वो आगे हो जाता है। कितने, भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है, याद रखिएगा। और भारत में जो राज्यों की संख्या वो कितनी है, वर्तमान में 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, वो भी 8 है ना। तो भारत में जो राज्य हैं वो 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने, वो 8 हैं। तो 28-8 का रेशियो इस समय चल रहा है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है, 8 राज्यों की सीमा को छूता है। ठीक है, 8 राज्यों की सीमा को कौन सा राज्य छूता है, तो उत्तर प्रदेश छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है, जो मैंने आपको अभी अभी गिनाए हैं। उसके बाद देखिए हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या है 10, है ना। तो हिमालय पर्वत है उसको कितने राज्य छूते हैं, तो उसको 10 राज्य छूते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है वो 12 समुद्री मील तक लगती है। कहाँ तक लगती है, 12 समुद्री मील तक लगती है। और एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। क्लियर है सर, याद रखिएगा। अगला देखिए भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा जो वो कर्क रेखा है, जो भारत को 2 भागों में बांट देती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है।
इधर से गुजरात से स्टार्ट करेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा नहीं है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से हैं? देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक, अभी त्रिपुरा से क्वेश्चन आया था आरआरबी ग्रुप डी में कि जो कोक बरोक भाषा है किस राज्य की है, तो त्रिपुरा राज्य की है। ठीक, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा? तो गोवा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नगर हैं भारत के अंदर वो किस राज्य के अंदर हैं, तो वो गोवा के अंदर हैं। और जो न्यूनतम नगरीकृत वाला राज्य है वो कौन सा? वो हिमाचल प्रदेश। मतलब सबसे ज़्यादा जो सबसे कम जो नगर है बने हुए हैं भारत में, किस राज्य में बने हुए? हिमाचल प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य वो मध्य प्रदेश है। मतलब सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम वन वाला जो राज्य है वो कौन सा? हरियाणा है। ठीक है, कौन सा है? हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में, सबसे कम वन हरियाणा में। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा जो होती है मासेनाम में होती है, मेघालय में। कहाँ पे होती है? मासेनाम मेघालय में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। अगर आप देखिए कि न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है, तो लेह होती है कश्मीर में। कहाँ पर होती है? लेह एक जगह है, लेह लद्दाख। अब तो लद्दाख में आ चुका है ये। तो कहाँ होती है? लेह कश्मीर में ये हो जाती है। अभी यहाँ पे लद्दाख कर लेंगे, लेह लद्दाख। ठीक, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो सबसे प्राचीन है और ये राजस्थान के अंतर्गत आती है। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत है और ये वरेद पर्वत है। इसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। जब ये दो चट्टानें आपस में टकराती हैं तब वलित पर्वत का निर्माण होता है। अगला देखिए, भारत की का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, जो हम इसका पुराना नाम है नेफा। क्या नाम है इसका पुराना नाम? नेफा इसका पुराना नाम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, असम का पुराना नाम बताओ क्या है? असम का पुराना नाम क्या है? जल्दी से आप लोग मुझे बता दो कमेंट करके। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है? जनगणना। अब देखो यहाँ पर जनगणना में डिस्कस कर लेते हैं। जनगणना 2011 से क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना? तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि जो जनगणना 2011 की जनगणना हुई थी उसके बारे में। देखो कि भारत में जो पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में हुई थी और ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में सबसे पहले जनगणना भारत के अंदर हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, अगला देखो कि देश में नियमित जनगणना की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में वो हुई थी। ठीक है, किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है सर। अगला देखो कि स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी वो कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है? अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि जनगणना का विभाजन वर्ष कौन सा? तो 1921 है। 1921 है जनगणना का महाविभाजक काल कहा जाता है। ठीक है, अगला देखो लघु विभाजक जो साल है वो कौन सा? 1951 है। तो महान विभाजक काल 1921 है और लघु विभाजक काल 1951 है। जनगणना की अवधि कितनी है? तो प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है। जैसे अब 2021 में अपनी होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते वो नहीं हो पाई। अब कार्य का जारी है। अब देखो कुछ ही दिनों में आंकड़े आ जाएंगी जनगणना की। ठीक है, जो जनसंख्या का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। याद रखिएगा, जो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। 2011 की जनगणना का जो क्रम है वो क्या था? देश की ये 15वीं जनसंख्या थी, जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। ठीक, देश की कौन सी थी? देश की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगर आप पूछें 2021 वाली कौन सी है, तो देश की तो होंगी 16वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना। ठीक है, याद रखिएगा। तो इनके बीच में 8 का अंतर बने रहना है। 2011 की जनगणना के लिए जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, कुल प्रश्न 29। ठीक है, कुल प्रश्न 29 याद रखिएगा। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर कौन है? तो प्रगणक शिक्षिका जो था इसका शुभंकर था। क्या था? प्रगणक शिक्षिका। ठीक, प्रथम जनगणना जो कमिश्नर था वो था हमारे डब्ल्यू प्लाडेन। जब पहली बार जनगणना हुई थी तो उसके कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन जो है इसके कौन थे? कमिश्नर थे। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर ए गोपाला स्वामी। कौन थे? आर ए गोपाला स्वामी। 1949 से लेकर के 1953 तक ये रहे थे। ठीक है सर, याद रखिएगा। अगला देखिए, वर्तमान जनगणना जो आयुक्त है वो कौन है? तो शैलेश कुमार है। कौन है? शैलेश कुमार वर्तमान में जनगणना के आयुक्त हैं। ये मतलब 2011 में थे ये शैलेश कुमार। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी और विश्व जनसंख्या दिवस जो वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो पहली बार जाति के आधार पर जनगणना कब हुई थी? तो जाति के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो ये हुई थी 11 जुलाई को और जो कुल जनसंख्या ये 121.08 करोड़ थी 2011 में। भारत में विश्व जनसंख्या का जो भाग है वो 17.5% है और पुरुष जनसंख्या जो है
6.32 करोड़ है, जो 51.47% हो जाती है। महिलाओं की जनसंख्या 58.75 करोड़ है, और ये देखो कितने ज़्यादा फालतू हैं, 4 करोड़ लोग जो है आदमी फालतू हैं भारत के अंदर। 10 के वृद्धि दर की बात करें, मतलब एक दशक में हम कितनी वृद्धि कर देते हैं, 17.7% की यहाँ पे हम वृद्धि कर देते हैं एक दशक के अंदर, ठीक है। और वार्षिक वृद्धि दर क्या हमारी 1.64% है, तो ये वार्षिक वृद्धि दर कितनी 1.64% है, और 10 के वृद्धि दर 17.7% है। कुल साक्षरता दर की बात करें तो 73% लोग भारत में जो है वो साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। उसके बाद पुरुष में बात करेंगे तो इस 73 का 80% निकालोगे तो पुरुष साक्षर है, और महिला अगर इस 73 का 64 निकालोगे तो महिला साक्षर है, ठीक है। लिंगानुपात की बात करें तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, मतलब अभी भी लोंडे कुआरे रहेंगे, ठीक है, सलमान खान के फैन बनेंगे। तो 943 महिलाएं हैं कितने 1000 पुरुषों पर, ठीक है। तो ये हमारा लिंगानुपात है। उसके बाद वो शिशु लिंगानुपात की बात करें 382 व्यक्ति वर्ग शिशु जो है वो 919 है। तो शिशु की बात करें 0 से 6 वर्ष के बीच में जो आते हैं वो 919 है, ठीक है। कितने हैं 919, तो और भी कम है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर एक मतलब अगर एक वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है, जैसे एक ये मैंने वर्ग बनाया, इसके अंतर्गत कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पर हमारे 382 लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत, ठीक है सर। आगे देखिएगा कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है, पर 1084 लोग जो है वो रहते हैं, 1084 लड़कियां हैं लड़कों पर, 1000 लड़कों पर, तो 84 लड़कियां जो है वो फालतू हैं, ठीक है। अगला देखो कि अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर, तो 889 हरियाणा के अंतर्गत है, और सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कितना है, पुदुचेरी के अंतर्गत है, कितना पुदुचेरी में है सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेशों में। और न्यूनतम की बात करेंगे तो दमन और दीव में है, ठीक है। न्यूनतम कहाँ पे, दमन और दीव में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे, तो बिहार में, यहाँ पर 1106 लोग रहे जनसंख्या घनत्व में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश में केवल 17, कितना है, केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। अगर देखो कि सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व वाला प्रदेश कौन सा, दिल्ली है, मतलब दिल्ली में घनत्व ज़्यादा है। घनत्व का मतलब आप लोग क्या समझते हो, पता है, घना होता है, क्या होता है, घना होता है घनत्व का मतलब, समझ गए, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ पर न्यूनतम केंद्र शासित जो मेरा जनघनत्व वो अंडमान निकोबार है, कहा है न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व जो वो क्या है, अंडमान निकोबार है। और सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, कितनी है, 19.98 करोड़। अब तो भाई जो बहुत ज़्यादा हो गई होगी, जब से लॉकडाउन लगा है तो कमाल ही कर दिया उत्तर प्रदेश वालों ने। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है 6.11 लाख, और सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली की है, और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप की है, ठीक है। आगे देखिए कि एकमात्र राज्य है जहाँ जनसंख्या घटी है वो है नागालैंड, यहाँ पर जनसंख्या निगेटिव में गई है। एकमात्र ऐसा राज्य यही है कि जिसमें जनसंख्या निगेटिव में गई है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है वो केरल, जहाँ पर 94% लोग पढ़े लिखे हैं, समझ गए आप लोग, साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। और न्यूनतम साक्षरता बिहार के अंदर है 61.8% न्यूनतम महिला साक्षर दर की बात करें तो बिहार में। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता जो राज्य वो है वो लक्षद्वीप है, मतलब सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं केंद्र शासित राज्य में वो लक्षद्वीप में है, ठीक। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता वाला दादर और नागर हवेली है। अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में एक जिला है ठाणे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है पूरे भारत की। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी है, ये अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है। और अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगला देखिए सौर मंडल। अब देखो यहाँ पर ज्योग्राफी से एक हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। सौर प्रणाली के जो खोज करते हैं वो कौन थे, तो कोपरनिकस जो है वो सौर प्रणाली के खोज करता थे। और सौर मंडल में ग्रहों की जो कुल संख्या वो कितनी है, 8 है। गिरोह की गति के नियम किसने दिए थे, तो केपलर ने दिए थे। गिरोह की गति के 3 नियम उन्होंने दिए थे केपलर ने। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, इसका नाम क्या है, मरकरी। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, बुध है, ठीक है। सबसे निकट, सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह भी बुध ही कहलाता है, ठीक। सूर्य और पृथ्वी के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण है। तो वरुण देखो सबसे 8वां ग्रह है ना, वरुण बहुत दूर है, तो वो सबसे दूर तो हो ही जाएगा ना, ये पृथ्वी के पास है और सूर्य से दूर है, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए आगे देखेंगे पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा, शुक्र है, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला कौन था, तो इराटोस्थिनीज था। इन्होंने पृथ्वी की पूरी त्रिज्या माप दी थी, मतलब अगर आपने भूमध्य रेखा की लंबाई नाप दी तो हमने पृथ्वी की त्रिज्या नाप दी, ठीक है। अब देखो त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है, तो आप भूमध्य रेखा की आप दूरी नापोगे तो व्यास कहलाएगी, उसका आधा कर दो वो त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से है, तो शुक्र एवं मंगल जो है वो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कहलाते हैं। और पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, जीवाश्म ग्रह भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक है, ये मानव द्वारा नहीं बनाया गया।
पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो भाई सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है, और सूर्य का निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। मतलब सूर्य के निकटतम तारा भी है दूसरा, मतलब उसका खुद का अपना सौरमंडल होगा, है ना। अगला देखो, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा? तो शुक्र है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह यही है। और सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा? तो वरुण। तो ठंडा ये क्यों है? देखो सबसे दूर है, तो सूरज की रोशनी भी बहुत रेयर केस में जाती होगी ना इस तक, तो ये ठंडे जाता रहता है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति। अब देखिए बृहस्पति नहीं है, अब दूसरा आ चुका है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा? तो बुध एवं शुक्र, इसका कोई उपग्रह है ही नहीं। अगला लाल ग्रह व हरा ग्रह, तो देखिए लाल ग्रह तो मंगल है और हरा ग्रह वरुण है, ठीक है। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है, और हरा ग्रह वरुण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीला ग्रह जो है बृहस्पति को, नीला ग्रह पृथ्वी को, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी है ना, तो इसलिए इसको नीला ग्रह बोलते हैं। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो ये कि यूरेनस जो, यानी कि जो अरुण है, इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, सबसे ज्यादा अपने अक्ष पर झुका हुआ है ये। अच्छा, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा? अरुण है। ये गैसों का गोला इसके चारों तरफ घूम, ये गैसों का ही बना हुआ है, समझ लो। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा? तो शनि। मतलब ये घनत्व का मतलब होता है घना, तो सबसे कम घना जो ग्रह है वो कौन सा है? शनि है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन जो किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और भोर या सांझ का तारा जो है शुक्र यानी कि वीनस कहलाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड कहलाता है, जो बृहस्पति के बृहस्पति के उपग्रह है। बृहस्पति का क्या है? उपग्रह, ठीक है, गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? तो डिमोस है, ये किसका? मंगल का है। और फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह? मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो टाइटन है। और वलययुक्त जो शनि होगा, ये मैंने आपको बताया ना कि जो शनि है इसका घनत्व सबसे कम है, तो इसलिए इसमें वलययुक्त 7 वलय पाई जाती है, 7 छल्ले इसमें पाए जाते हैं। शनि के रिंग्स का जो खोज करता है किसने की थी? गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। और सबसे तेज व सबसे धीमी गति से भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? वो क्रमशः बुध, ठीक है। सबसे तेज कौन सबसे तेज परिभ्रमण कौन कर लेता है? तो बृहस्पति कर लेता है। केवल 8 घंटे में ये अपने अक्ष पर घूम जाता है, पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। और सबसे धीमा शुक्र है, सबसे धीमा शुक्र चलता है। अगला, पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले ग्रह शुक्र और अरुण है, ये विपरीत चक्कर लगाते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार होता है। और पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4.42 वर्ष लेता है, ठीक है। अगला देखिए कि सूर्य के केंद्र का तापमान जो है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। और बात करें सतह के तापमान की, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट या कोरोना कहलाती है। और सूर्य की दीप्तमान जो सतह है उसको क्या बोलते हैं? यानी कि जो सतह में दिखती है उसे प्रकाश मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे प्रकाश मंडल बोलते हैं। सूर्य के का जो संगठन है वो किससे मतलब सूर्य बना हुआ है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से सूर्य बना हुआ है। और सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन, ठीक है। अच्छा, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। कितना? 8.3 मिनट का समय यहाँ पे लगता है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि 500 सेकंड। अगला देखो कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी? 36,000 किलोमीटर के ऊपर हम उपग्रह को जो है वो सेट करते हैं। और क्षुद्र ग्रह जो स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। वहाँ पर मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है। और चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय कितना होता है? तो गाइस पृथ्वी जो 365 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है सूर्य के चारों ओर। और सी ऑफ ट्रिक्युलेटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है। तो गाइस ये 3 टॉपिक थे जो आज मैंने आपको करा दिए हैं पूरे के पूरे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि गाइज वहाँ पर आपको वीडियो के लिंक्स, पीडीएफ्स, है ना, सारी चीज़ें आपको एकजुट होकर के मिल जाती है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।